जौनपुर गांव में रवि सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ सुधा, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत ही नहीं है। बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। रवि मजदूरी पर चला जाता है और सुधा भी अपने दिन भर के कामों में जुट जाती है। वह पानी का मटका लेकर गांव के एकमात्र कुएं पर पहुंचती है, जहां पहले से बहुत सारी औरतें पानी भर रही थीं। एक अमीर महिला अरे तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका बीच में रख दिया। पहले हम पानी भरेंगे, फिर तुम। सुधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। तब सुधा पानी भरकर घर लौटती है। रवि रोज की तरह शाम को मजदूरी कर अपने घर जाता है। सुधा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? सुधा सारी बातें रवि को बताती हैं। हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, तो क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं? अरे सुधा, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? गोमा भाभी की आदत तो तुम्हें पता ही है। थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। अगली सुबह रवि अपने काम पर चला जाता है। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा मजदूर हो तो बताओ। अरे भाई, मजदूर ही ढूंढ रहे हो तो अपना रवि है ना, बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। रवि भाई, बारिश शुरू होने से पहले सेठ को बोलकर अपने घर चलते हैं, नहीं तो जंगल में फंस जाएंगे। हाँ मुरली भाई, सही बोल रहे हो। रवि और मुरली दोनों अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में ही धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे डर है कि हमारे घर की छत न उड़ जाए। रवि और सुधा जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, छत से पानी टपकने लगता है। अब क्या करें? सारा सामान गीला हो जाएगा। तुम अपने दोस्त धीरज से मदद मांग लो। उनका घर तो बड़ा है, अगर हमारा थोड़ा सामान रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रवि अपने दोस्त धीरज के घर जाता है, लेकिन धीरज की पत्नी माया उसे अंदर नहीं आने देती। रवि उदास होकर घर लौट आता है। धीरज तो मदद करना चाहता था, लेकिन माया भाभी ने कहा, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। कोई बात नहीं, हम सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके प्लास्टिक से ढक देते हैं। बारिश के कुछ दिनों बाद रवि गांव में काम ढूंढने निकलता है। भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है? अभी तो कोई काम नहीं है, जब होगा तब बता दूंगा। रवि गांव में भटकता रहता है। तभी उसकी नजर चौक पर पड़ती है। अरे भाई, यहाँ इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। सुधा, मुझे मेले में काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आसपास के कुछ घरों में काम ढूंढ लूंगी। क्यों ना हम भी मेले में कोई दुकान लगाएं? दूर दूर से लोग आएंगे, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन मैंने मजदूरी के अलावा कुछ और नहीं किया। ऐसा मत कहो। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब हमने तुम्हारे पिताजी की कपड़ा मिल में काम किया था। रवि और सुधा ने मेले में कपड़ों की दुकान लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने सिलाई मशीन को ठीक कराया और बाजार से कपड़ा और रंग खरीद लाए। मेले के दिन दोनों चौक पर दुकान लगाते हैं ये साड़ी कितनी सुंदर है। और कीमत भी बहुत कम है। मुझे 2 साड़ियाँ दे दो। रवि और सुधा की दुकान खूब चलने लगी, लेकिन माया, जो रवि को ताने मारती थी, यह सब देखकर जलने लगी।
अरे, ये दोनों मजदूर अब व्यापारी बन गए। रुको, इनका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रात को रवि और सुधा घर लौट रहे थे, तभी एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रवि और सुधा उस आदमी को घर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। सुबह उस आदमी की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। ये तस्वीर, ये आपके पिताजी हैं? हाँ, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानते हो? मेरे पिता ने आपकी मिल को आग लगवाई थी। उन्होंने आपके पिता को बर्बाद कर दिया था। मैं उनके की माफी मांगता हूँ। वह आदमी चाहता था कि रवि उसके साथ शहर चले, लेकिन रवि ने इनकार कर दिया। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो हमें बस कुछ सिलाई मशीनें और एक छोटा कारखाना दिलवा दो। हम अपने पिताजी का कारोबार फिर से शुरू करना चाहते हैं। उस आदमी ने रवि की मदद की। कुछ ही समय में रवि और सुधा का कारोबार चल पड़ा और गांव की कई औरतों को भी काम मिलने लगा। अब गांव में रवि और सुधा की मेहनत की मिसाल दी जाने लगी और वे एक बार फिर अपने पिता के सम्मान को वापस लाने में सफल हुए।